नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत आज हम सैमुअल टेलर कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी में इंग्लैंड के डेवनशायर शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1834 ईस्वी में हुई। ये स्वच्छंदतावादी धारा के प्रमुख कवि एवं आलोचक हुए हैं। इनकी पुस्तकें जो हैं उनमें पोएक्स इनका पहला कविता संग्रह है, लिटरेरिया बायोग्राफिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, 16 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि कवि कम हैं, आलोचक और दार्शनिक ज्यादा थे। बायोग्राफिया लिटरेरिया अंग्रेजी में आलोचना की महान कृति मानी जाती है। इनकी लंबी कविता फियर्स इन सॉलिट्यूड, इसमें कॉलरिज ने उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया। कॉलरिज अभिजात तंत्र और राजतंत्र के प्रबल विरोधी थे। इनके पिता एक विद्वान पादरी थे। इनके 3 बड़े भाई थे, वो भी पादरी थे और इनके पिता अपने बड़े भाइयों की तरह ही इन्हें भी पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन इन्हें यह काम पसंद नहीं था। कॉलरिज के व्यक्तित्व में कवि, आलोचक एवं दार्शनिक ये सारे रूप खुले मिले थे, इसीलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कॉलरिज का विचार है कि कवि प्रतिभा का उन्माद से कोई संबंध नहीं होता। जो आलोचक ऐसा मानते हैं वे अर्ध सत्य को प्रस्तुत करते हैं। विचार तथा भाव के समन्वय को कॉलरिज शिष्ट कविता के लिए अनिवार्य मानते हैं और रचना क्रम में चेतना पर अत्यधिक बल देते हैं। चेतना की शक्ति होने के कारण कल्पना पर इन्होंने विशेष विचार किया। उन्होंने यह माना कि मनुष्य कविता तभी कर सकता है और सफल हो सकता है जब उसमें कल्पना शक्ति हो। कल्पना को वो समन्वयकारिणी शक्ति मानते हैं। कॉलरिज कविता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कविता रचना का वह प्रकार है वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि इसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। और रचना के अन्य सभी प्रकारों से इसका अंतर यह है कि इसमें संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक घटक से प्राप्त होने वाले परितोष के अनुरूप हो। इसीलिए कॉलरिज ने काव्य और शास्त्र में अंतर किया और बतलाया कि काव्य का प्रयोजन आनंद है, जबकि शास्त्र का प्रयोजन सत्य को निर्धारित करना है। कॉलरिज ने प्रतीकात्मकता को कवित्व का पर्याय माना और उन्होंने प्रगीत तत्व को विशेष महत्व दिया। वे यहाँ तक कहते हैं कि जिस मनुष्य की आत्मा में संगीत नहीं है वह कभी सच्चा कवि नहीं हो सकता। कॉलरिज कोरी जीवनानुकृति को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार साहित्यकार की महत्ता सर्जन करने में है, न कि प्रकृति या जीवन के यांत्रिक अनुकरण में। और इस सृजनात्मकता में कल्पना का अपना महत्व है और वह निश्चित है। कॉलरिज कल्पना को समन्वयकारी शक्ति मानते हैं जो विभिन्न पदार्थों, वस्तुओं, विभिन्न घटनाओं, स्थितियों या किसी एक विषय के विभिन्न पहलुओं को एकाकार करती है। कहीं तो संश्लिष्ट अन्विति करती है
यह कल्पना ही है जो नूतन व पुरातन में, ससीम और असीम में, सामान्य और विशिष्ट में, हृदय और बुद्धि में, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली शक्तियों में कल्पना की प्रकृति एवं स्वरूप पर अब हम बात करते हैं। कॉलरिज कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं जिसका गुण है सृजन। साथ ही यह समन्वय का कार्य भी करती है, क्योंकि कॉलरिज के अनुसार कविता में समन्वय का बहुत बड़ा महत्व है। श्रेष्ठ कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से ही आता है। कल्पना को वे ज्ञान की प्रथम सत्ता कहते हैं। कल्पना का सत्य वास्तविक है, वे काल्पनिक आदर्शों पर आधारित नहीं है। जीवन की ठोस वास्तविकताएं भी यहाँ विद्यमान है। कल्पना का संसार मिथ्या नहीं, सत्य है। कल्पना शाश्वत मस्तिष्क की मानव मन में पुनरावृत्ति है। कॉलरिज कहते हैं कि हमारा ज्ञान चिंतन के साथ मिलकर एक सृजनात्मक प्रक्रिया को जन्म देता है, और जो कल्पना है वह इसी ज्ञान और चिंतन को परस्पर मिलाने का कार्य करती है। कॉलरिज ये भी कहते हैं कि कल्पना में भावना का भी विशेष योगदान है। विचार व भाव का श्रेष्ठ समन्वय ही श्रेष्ठ कविता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि कॉलरिज कल्पना को व्यक्ति के आत्म तथा बाह्य प्रकृति और वस्तु के बीच समन्वय स्थापित करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। वे कल्पना के दो भेद करते हैं, प्रारंभिक कल्पना और आनुषंगिक कल्पना। प्रारंभिक कल्पना जिसे मुख्य कल्पना कहते हैं, और आनुषंगिक कल्पना जिसे वो गौण कल्पना कहते हैं। मुख्य कल्पना उनके मत में समस्त मानवीय प्रत्यक्ष बोध की आद्य अभिकर्ता तथा जीवन शक्ति है। सीमित मस्तिष्क में असीम अहम अस्मि, चिरंतर सर्जन कार्य का दोहराव है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। यह सचेत इच्छा के साथ चलती है, और गुण की दृष्टि से यह मुख्य कल्पना के समान है। दोनों में अंतर केवल परिमाण और कार्य प्रणाली के स्तर पर होता है। गौण कल्पना पुनर्रचना की खातिर बिखराती है, फैलाती है। और मुख्य कल्पना और गौण कल्पना दो अलग अलग शक्तियां नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं। वो मुख्य कल्पना के लिए कहते हैं कि मनुष्य मात्र में ईश्वरीय सृजनात्मक शक्ति के अंश के रूप में रहती है और मानव की चेतना से सक्रिय होती है। यह मस्तिष्क की अनायास प्रक्रिया है। यही मानव में बाह्य जगत का बोध जगाने वाली शक्ति है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना से ही उत्पन्न तथा पुष्ट होती है। कॉलरिज मुख्य कल्पना को समझ से और गौण कल्पना को तर्क से जोड़ते हैं। मुख्य कल्पना और समझ की अपेक्षा ये गौण कल्पना तथा तर्क को ऊंचा स्थान देते हैं। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में है, और गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। मुख्य कल्पना का संबंध मुख्यतः भौतिक जगत से होता है,
जबकि गौण कल्पना मनुष्य को उच्चतर आध्यात्मिक जगत का साक्षात्कार कराने में भी सक्षम है। गौण कल्पना मुख्य कल्पना की अपेक्षा अधिक सक्रिय, सचेत, सायास होती है। यह इच्छा चालित भी होती है। इन्हीं कारणों से इसका क्षेत्र मुख्य कल्पना की अपेक्षा अधिक सीमित भी होता है। मुख्य कल्पना सृजन है और गौण कल्पना पुनः सृजन। कॉलरिज ने पहली बार कल्पना से ललित कल्पना का अंतर भी स्पष्ट किया। ललित कल्पना केवल कार्य का संयोजन करती है और कल्पना समन्वय करती है। ललित कल्पना का संबंध मस्तिष्क से है, जबकि कल्पना का आत्मा, हृदय या मन से है, जो समरसता मार्मिकता का समावेश करती है। ललित कल्पना पुनः प्रस्तुति है और कल्पना सृजन है। ललित कल्पना यांत्रिक होती है और कल्पना आत्मिक होती है। ललित कल्पना निरंकुश, स्वच्छंद व विवेक रहित होती है, गंभीर लक्ष्य रहित होती है, जबकि यह इसके विपरीत है, विवेक युक्त होती है कल्पना और गंभीर लक्ष्य से युक्त होती है। ललित कल्पना दिवा सपनों में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति है, जबकि कल्पना कविता में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति है। ललित कल्पना प्रत्ययों का संश्लेषण तो करती है, लेकिन वह रचनात्मक नहीं होता, जबकि कल्पना का स्तर रचनात्मक है, जहां जड़ता और विसंकलता के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे नीचा स्थान वो ललित कल्पना को ही देते हैं, गौण कल्पना को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। कल्पना के कार्य बताते हुए कहते हैं कि कल्पना आत्मा की शक्ति है। वह परस्पर विरोधी या विषमतावादी युग में सामंजस्य और संतुलन उत्पन्न करने वाली शक्ति है। कल्पना समानता और असमानता में, विचार और बिंब में, व्यक्ति और समाज में, नवीनता और प्राचीनता में, ससीम और असीम में, सामान्य और विशिष्ट में, विवेक और आत्मनिग्रह में, यहाँ तक कि उत्साह और प्रखर भावना इत्यादि का एकीकरण का सामंजस्य या समन्वय करती है। कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के साथ ही अगर हम अपने यहाँ के हिंदी साहित्य में छायावादी कविता को लें तो उसमें कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है। छायावादी कवियों की जो कल्पना थी वो विशेष रूप से सराहनीय रही। जिस रहस्यवाद, जिज्ञासा, कौतूहल का भाव उन्होंने जगाया, वह सब कल्पना शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाया। पंत ने पल्लव की कविताओं को कल्पना के विहल बाल कहा, तो निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा। प्रसाद ने तो कहा कि हे कल्पना सुखदान, तुम मनुष्य जीवन प्राण, तुम विशद व्योम समान। प्रसाद जी हिमालय को विशद कल्पना कहते हैं और पंत जी बादल को त्रिभुवन की कल्पना महान कहते हैं। पंत ने ही छाया को कवियों की सी गूढ़ कल्पना भी कहा है। छायावाद में जो हृदय सत्ता का सुंदर सत्य व्यक्त हुआ है, प्रकृति और नारी सौंदर्य की जो सूक्ष्म विवेचना हुई है, उसका श्रेय इसी कल्पना को जाता है। कॉलरिज ने जो कल्पना को लेकर अपनी अवधारणा दी,
उसमें ये बात सत्य है कि कल्पना की प्रकृति का इतना गहरा विश्लेषण इससे पहले नहीं हुआ था। और छायावादी कल्पना को पढ़ करके हम ये समझ गए कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के समान ही भारतीय हिंदी साहित्य में भी कल्पना को विशेष महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को आज हमने जाना, उसका अध्ययन किया। धन्यवाद।